हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने 3 टर्मिनोलॉजी को समझा था। एक जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। सेकंड टर्मिनोलॉजी थी सैंपल और थर्ड सैंपलिंग। हमने समझा था पॉपुलेशन कितने तरह की होती है, जिसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन की बात थी। सैंपल क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है एक पॉपुलेशन का, उसे हम सैंपल कहते हैं। और सैंपलिंग की जिस विधि से हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं उस विधि को कहते हैं सैंपलिंग। अब आज का जो टॉपिक है वो है सैंपलिंग कितने तरह की होती है। बेसिकली सैंपलिंग मुख्यतः 2 तरह की होती है, जिसमें एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसको हम कहते हैं संभाव्यता प्रतिचयन, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को कहते हैं असंभाव्यता प्रतिचयन। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग संभाव्यता प्रतिचयन और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग असंभाव्यता प्रतिचयन क्या होता है। देखिए, ये दोनों ही विधियां सैंपल के सिलेक्शन को लेकर है कि हम किस विधि से, चाहे वो नॉन प्रोबेबिलिटी चाहे वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से, हम उन सैंपल्स का सिलेक्शन करेंगे उस पॉपुलेशन से, चाहे वो फाइनाइट पॉपुलेशन हो चाहे इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैंने कही थी कि बिहेवियरल साइंस, चाहे वो साइकोलॉजी की बात की जाए, योग की बात की जाए, पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए, इकोनॉमिक्स की बात की जाए, सोशियोलॉजी की बात की जाए, हम उसमें फाइनाइट पॉपुलेशन से ही सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जब हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं तो इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि जितने भी लोग हैं पॉपुलेशन में, उनके सैंपल में आने की बिल्कुल समान संभावना होती है और इसे कहते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी। इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, कि जितने भी लोग हैं उनकी समान संभावना है कि वो सैंपल का पार्ट बनेंगे, इसलिए कहते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी। हम इसको और एक इजी एग्जांपल से अगर समझें कि 10 लोग हैं और 10 लोगों में से मुझे एक का चयन करना है, ये एक एग्जांपल है कि 10 हैं और 10 में से मैं एक का चुनाव करना चाहता हूं, किसी एक सब्जेक्ट का, और मैं बिना किसी पक्षपात के, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली मैं उनका सिलेक्शन करूं और सभी के आने की बिल्कुल बराबर संभावना हो। मतलब इन 10 में से ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, या आने वाले जो 10वां जो स्टूडेंट है वो भी आ सकता है। लेकिन कैसे? आने की संभावना बिल्कुल बराबर है। आप इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझ लें कि 10 लोग हैं, क्या मैं एक काम कर सकता हूं कि इन 10 लोगों के हर एक के नाम की एक स्लिप बना लूं, एक चिट बना लूं, और उन 10 के नाम की चिट बना के एक जार में डाल देता हूं, एक शीशी में डाल देता हूं, एक आप समझ लें कि एक डब्बे में डाल देता हूं, और उन सारे के सारी जो स्लिप हैं, जो 10 स्लिप हैं, 10 में से एक स्लिप उठाता हूं। और जब मैं 10 में से एक स्लिप उठाऊंगा तो यह तो बिल्कुल फिक्स है कि कोई भी आ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि विवेक आएगा कि सुनील आएगा, यह मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि मैं किसका सिलेक्शन कर रहा हूं। मैं 10 जो भी लोग हैं जिनकी मैंने स्लिप बनाई है, उन 10 में से मैं एक का चयन कर रहा हूं। तो जब मैं स्लिप बनाकर
एक का चयन करता हूं, वहां पर सभी के आने की बिल्कुल बराबर संभावना है। क्यों बराबर संभावना है? कि उसमें मेरी जो लाइक्स है, मेरी जो इच्छा है सिलेक्शन की, वो काम नहीं कर रही है। मैं बिल्कुल बायस लेस होके, बिल्कुल पक्षपात रहित होकर मैं सिलेक्शन कर रहा हूं। हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल बड़ा ही सिंपल सा है कि आपने कभी लॉटरी सुना है? लॉटरी, कि आपने किसी की लॉटरी देखी हो और उस लॉटरी में उस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ हो, तो क्या उसी व्यक्ति के सिलेक्शन के लिए वो लॉटरी बनाई गई थी? नहीं। अगर 1,00,000 लोगों ने वो लॉटरी भरी थी, तो उन 1,00,000 लोगों में कोई भी व्यक्ति को वो लॉटरी लग सकती थी। मतलब कि सारे के सारे लोगों की वो लॉटरी लग सकती थी, लगेगी एक की, लेकिन संभावना बिल्कुल बराबर है। इसे कहते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी। मतलब कि अगर मैं उस लॉटरी की टिकट के बारे में बात करूं, तो एक की भी लॉटरी लग सकती है, दूसरे की भी लॉटरी लग सकती है, तीसरे की भी लग सकती है, चौथे की भी लग सकती है, और 1,00,000वां जो व्यक्ति है उसकी भी लॉटरी लग सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई पक्षपात नहीं है। वहां पर कोई प्रयोगकर्ता का या लॉटरी वाले जो आदमी है उसका खुद का अपनी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं अरे इसका भाग्य था और वो लॉटरी लग गई। दूसरे का भी भाग्य हो सकता है, तीसरे का भी भाग्य हो सकता है। इसलिए कहा जाता है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन किसमें होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। कि चयन की समान संभावना होती है। एक विशेषता जो ये किसकी है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। अब दूसरी विशेषता की बात करें, इसमें एक दूसरी विशेषता है कि इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस का मतलब आपको सबको पता है, स्वतंत्रता। यहां पर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर वहां पर 10 लोग हैं, 10 लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। उन 10 लोगों का चयन एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि 10 लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मैंने अभी कहा था कि जब इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, जब समान संभावना होगी, तब क्या होगा? ए बी से अलग होगा, बी सी से अलग होगा, सी डी से अलग होगा, डी ई से अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ए का सिलेक्शन हो गया तो बी का नहीं होगा, बी का सिलेक्शन हो गया तो सी का नहीं होगा। एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। या जेड का सिलेक्शन हो गया तो वाई का भी सिलेक्शन होगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसा हो सकता है कब? जब वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति का सिलेक्शन अपनी तरीके से होगा, किसी का सिलेक्शन किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसकी अपनी विशेषता होती है, जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, स्वायत्तता। आपको अब बात समझ में आ गई होगी इंडिपेंडेंस की, कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि जो भी पॉपुलेशन का सदस्य है, अगर किसी पॉपुलेशन के 5,00,000 सदस्य हैं और उन 5,00,000 में से 5,000 लोगों को चुनना है, मतलब कि 5,000 लोगों का एक सैंपल बनाना है, तो क्या होगा? अगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करूंगा तो उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी की 5,00,000 लोग बिल्कुल बराबर ही उस सैंपल का पार्ट बन सकते हैं। किसी की ज्यादा संभावना और किसी की कम संभावना नहीं होगी उस सैंपल का पार्ट बनने की। दूसरा इंडिपेंडेंस मतलब वो जो 5,00,000 लोग हैं, पहला आदमी स्वतंत्र है, दूसरा आदमी भी स्वतंत्र है, तीसरा आदमी भी स्वतंत्र है, चौथा आदमी भी स्वतंत्र है। मतलब कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं होगा कि पहले आदमी का होगा तो 5वें आदमी का भी होगा, और 5वें का होगा तो 10वें का भी होगा। नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। इसलिए दूसरी विशेषता क्या हुई? इंडिपेंडेंस। और तीसरी विशेषता जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको समझना भी बहुत जरूरी है, और उस विशेषता को कहते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं यादृच्छिकीकरण। थोड़ा सा इसका हिंदी नाम कठिन है, ज्यादा बेटर यह होगा कि आप रैंडमाइजेशन वर्ड यूज करें। रैंडमाइजेशन
सबसे मुख्य विशेषता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। और आपसे बहुत सीधी सीधी बात अगर करूं कि जहां भी आप देखें कि लिखा हुआ हो कि इसका सिलेक्शन थ्रू रैंडमाइजेशन हुआ है, यादृच्छिकीकरण के द्वारा इस सैंपल का सिलेक्शन किया गया है, तो आप आंख बंद करके लिख दें और आपसे पूछे कि यह सैंपलिंग कौन सी है, तो आपको कहना पड़ेगा यह प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। क्यों? क्योंकि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज रैंडमाइजेशन, कि यादृच्छिकीकरण या रैंडमाइजेशन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की सबसे मुख्य विशेषता है। इसलिए कभी भी आप कहीं भी किसी भी रिसर्च पेपर में, किसी भी थीसिस में कहीं भी लिखा हो कि रैंडमाइजेशन यूज किया गया है सिलेक्शन में, तो आपको कहना पड़ेगा यस, मतलब कि इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड यूज किए गए। और वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड कई सारे हो सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड यूज किया गया है, लेकिन वहां पर नॉन प्रोबेबिलिटी यूज नहीं की है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड यूज नहीं किया गया है। वहां पर केवल और केवल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, संभाव्यता प्रतिचयन विधि का ही उपयोग किया गया है उस सैंपल का सिलेक्शन करने में। तो 3 विशेषताएं होगी, रैंडमाइजेशन, दूसरा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, और तीसरा इंडिपेंडेंस। रैंडमाइजेशन यादृच्छिकीकरण, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन चयन की समान संभावना, और इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता। ये 3 विशेषताएं हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। अब चलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसके बिल्कुल ठीक विपरीत, कि यहां पर ये तीनों ही विशेषताएं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नहीं होंगी। तो इसको आप समझ लेते हैं कि नहीं कैसे होंगी। हम यहां से चलते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी। जब भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की बात करेंगे तो वहां पर समान संभावना नहीं है, और समान संभावना इसलिए नहीं है आने की क्योंकि वहां पर उस सिलेक्शन में किसी प्रयोगकर्ता की इच्छा भी शामिल हो सकती है, उस प्रयोगकर्ता का कुछ पक्षपातपूर्ण रवैया भी शामिल हो सकता है। मैं मानकर चलता हूं कि मैं अभी एग्जांपल दिया था कि 10 लोग हैं और 10 लोगों में से मुझे एक का चयन करना है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में क्या होगा, मैं जिस एक को चाहूंगा उसको ले लूंगा। मतलब कि मेरी पसंद पर उसका आना, उसके सैंपल में चुनाव होना डिपेंड कर रहा है मेरी पसंद के ऊपर, कि मैं उस लड़के या मैं उस लड़की को पसंद करता हूं कि नहीं, यही मेरे सैंपल का पार्ट बनना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करो आप मेरे सैंपल का पार्ट बन जाओ। दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्यों? क्योंकि ये मेरा पक्षपात है, मैं जो मुझे अच्छा लगता है उसका सिलेक्शन मैं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है ए वाला जो पहला वाला व्यक्ति है, या हो सकता है जो 10वां वाला व्यक्ति है, वो उससे भी ज्यादा अच्छा हो जिसका मैं सिलेक्शन करने वाला हूं। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जिसको चाहता था उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। मेरी सब्जेक्टिविटी, मेरा सब्जेक्टिव बायस काम कर रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सब्जेक्टिव बायस काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिविटी होती है सिलेक्शन में। और अभी मैंने कहा था कि 10 लोगों का स्लिप निकालना है, एक चिट निकालना है, एक लॉटरी निकालनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में मेरा पर्सनल बायस, मेरी अपनी खुद की इच्छा कि मैं किसका सिलेक्शन करना चाहता हूं, मेरी खुद की सुविधा कि मैं अपनी कन्विंस के बेस पर किसी का सिलेक्शन करता हूं, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और यहां पर जब मैं अपनी इच्छा से, मतलब कि प्रयोगकर्ता अपनी इच्छा से या अपनी सुविधा के अनुसार किसी सैंपल का सिलेक्शन करेगा, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, वहां पर समान संभावना उस सैंपल में आने की तो हो नहीं सकती। तो यह विशेषताएं नहीं होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। दूसरा, जब समान संभावना नहीं होगी तो जो पॉपुलेशन के जो लोग हैं, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में इंडिपेंडेंस नहीं होगा, वहां पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। कि मैं उसी एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मेरे ऊपर डिपेंड है उसका सिलेक्शन, क्योंकि मेरी इच्छा से उस व्यक्ति का सिलेक्शन किया जा रहा है। तो यहां पर इंडिपेंडेंस नहीं होता है बल्कि डिपेंडेंस होता है। कहां पर? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में डिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस नहीं होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में अनइक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। अनइक्वल मतलब कोई असमान, कि सबके आने की संभावना नहीं होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। और तीसरा, यहां पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रैंडमाइजेशन नहीं होता है।
यही इन दोनों में अंतर है। अब आपसे पूछे कि साइंटिफिक कौन सी है या साइंटिफिक कौन सा सैंपलिंग मेथड है, तो साइंटिफिक सैंपलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की अपने कुछ लिमिटेशंस हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की लिमिटेशन क्या है? टाइम ज्यादा लगता है। जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उस बहुत बड़ी पॉपुलेशन से आपको सैंपल का सिलेक्शन करना होता है तो आपको दिक्कत आती है। फिर जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की लिमिटेशन क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की लिमिटेशन यह है कि यहां पर हम जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप की बात करते हैं, ऐसे सैंपल का सिलेक्शन करना होता है कि जब वो जो पॉपुलेशन है उसका बिल्कुल प्रतिनिधित्व करे, और इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ऐसा नहीं होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में ऐसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में अपनी विशेषता मैंने आपको बताई, समय ज्यादा लगेगा, धन ज्यादा लगेगा, बड़ी अगर पॉपुलेशन होगी तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ठीक है, समय कम लगेगा, धन कम लगेगा, लेकिन साइंटिफिकली वो मेथड सही नहीं है। और दूसरा, यहां पर क्या होगा, जो भी सैंपल का आप सिलेक्शन कर रहे हो, जिन भी लोगों का आप सिलेक्शन कर रहे हो सकता है कि वो लोग उस पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हों, उनका बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हों। ये पॉसिबिलिटी है। यही है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इनकी अलग अलग टाइप्स हैं और अलग अलग टाइप्स को हम बाद में अपने किसी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी केवल इतना ही समझिए कि दो तरीके की सैंपलिंग मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड संभाव्यता प्रतिचयन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड असंभाव्यता प्रतिचयन। और इन तीन विशेषताओं के आधार पर इनमें अंतर होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में रैंडमाइजेशन होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन होता है और इंडिपेंडेंस की विशेषता होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। जब डिपेंडेंस की बात आएगी तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाएगी। अनइक्वल प्रोबेबिलिटी मतलब असमान बातें आएंगी, असमान संभाव्यता होगी, तो वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी होगी। और रैंडमाइजेशन का गुण नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नहीं होगा। अंतिम में एक बार फिर अगर कोई आपसे पूछे कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो आपको कहना पड़ेगा द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज रैंडमाइजेशन। और जहां रैंडमाइजेशन शब्द दिखे वहां पर आप सीधा आंख बंद करके कहें यहां पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड यूज किया गया है सैंपल के सिलेक्शन में। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के जो टाइप्स हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के टाइप्स हैं, उनको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।